हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। और हम लोग का जो पहला प्रश्नावली 1.1 है, उसके जो शुरू के 3 सवाल 1, 2, 3, इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ये बच्चों देखिए, प्रश्नावली 1.1 का जो हमारा पहला सवाल है वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। मतलब इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग की गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होता है, 140 जैसे है, इसको आपको डिवाइड करना है, भाग देना है। और हमेशा भाग आपको प्राइम नंबर से देना है, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोलते हैं जो सिर्फ खुद के ही पहाड़ा से करता है, किसी और पहाड़ा से नहीं करता। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 में आपको बोलूंगा कि आप कम से कम 100 तक अभाज्य संख्या को याद कर लीजिए, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या से भाग देना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 से। तो देखिए 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, अगर हम लोग 2 से भाग दें तो 2 सत्ते 14 और ये 0 को उतार लेंगे। फिर अगर हम लोग ध्यान दें तो फिर ये 2 के पहाड़ा से कट जाएगा, 2 तिया 6, 1 और 5, 2 पच्चे 10, 35। फिर अगर आप देखेंगे इसको तो ये 2 के से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, सीधा ये 5 से कटेगा। तो 5 सत्ते 35 और ये 7 7 से कटेगा, 7 एक 7। तो इस तरीके से अगर हम लोग बोलें कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से हमें ये सारे पार्ट को करने हैं। चलिए सेकेंड पार्ट का अगर हम बात करें, 156 का अगर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले फिर वही 2 से चेक करना है। तो देखिए अगर इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो पक्का ये 2 से कट जाता है, तो 6 मतलब ये 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 6 बचेगा, 2 अट्ठे 16। फिर देखिए 8 आ गया, यानी फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 1 8, 2 9 18। अब ये 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के अंक पर 9 आ गया। साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से कटेगा, तो 3 से काट लीजिए। 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 आ गया। 13 अभाज्य संख्या होता है, तो अभाज्य संख्या खुद के ही टेबल से करता है, यानी पहाड़ा से करता है, तो आप इसे 13 से काट लीजिए। 13 एकम 13। इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, तो आपका हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13, ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से चलिए अब हम लोग तीसरे, चौथे और पांचवें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये तीसरा पार्ट हमारे सामने आ गया। 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सेम हमें वैसे ही करना है, 3825 लिख लेंगे और आपको इसको काटना है। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे तो 2 से तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, फिर अगर आगे हम लोग बात करें 3 से देखें तो 3 के पहाड़ा से कट जाएगा। कैसे, देखिए 3 एकम 3, 8 उतारे, 3 दूना 6, 2 और 2 3 सत्ते 21, 1 और 5 और 3 पच्चे 15। अब अगर इसको हम लोग देखेंगे 3 से तो फिर 3 के पहाड़ा से कट जाएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब देखते हैं क्या ये 3 के पहाड़ा से कटेगा, नहीं कटेगा, आप चेक कर सकते हैं। इकाई के अंक पे 5 हो तो पक्का वो 5 के पहाड़ा से कटता है। 5 अट्ठे 40, 2 और 5, 5 पच्चे 25। फिर इकाई के अंक पे आपको 5 दिख गया, तो इसका मतलब फिर ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 भाज्य संख्या होता है, तो 1717 से ही कटेगा, 17 एकम 17। इस तरीके से अगर हम लोग 3825 का अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या मिलेगा बच्चों, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए आपको प्राइम नंबर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इससे हमेशा प्राइम नंबर से ही काटा जाता है। एक तरफ से आपको चेक करते हुए चले जाना है। अब हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट का, जो कि 5005 है। तो इकाई के अंक पे देखिए 5 दिख रहा है, तो पक्का ये 5 के पहाड़ा से कट जाएगा। तो सबसे पहले इसको 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5। अब 1001 आ गया, 1001 आ गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 5 से चेक करने के नहीं कटेगा। 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या 7 आता है, 7 के पहाड़ा से पक्का कट जाएगा, क्योंकि देखिए 7 एकम 7, 3 बचा 0,
मतलब आपका 30 हो गया, 7 चौका 28, 2 और 1 7 त्रिका 21। अब 143 है, 143 को अगर आप चेक करोगे तो आई थिंक ये 11 से कटेगा। अब आप इसको 2 से चेक करेंगे नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे नहीं कटेगा, ऐसे 5 से 7 से फिर 11 से देखेंगे तो 11 से कट जाएगा। 11 कम 11, 11 तिया 33। अब आपको 13 दिख रहा है, 13 आपको 13 से कटेगा, 13 कम 13। इस तरीके से अगर हम लोग 5005 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इस तरीके से आप इसको अभाज्य गुणनखंड इसका आप निकाल सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा, ताकि हम दोबारा वीडियो बना करके आपको इसको अच्छे से समझा सके। अब चलिए एक पार्ट आपका और बचा है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये 5वां पार्ट आपके सामने है, 7429, 7429। ठीक है, अब देखिए इसका आपको करना है तो आप कैसे करोगे। अब आप इसको बच्चों अगर चेक करोगे तो ये थोड़ा सा आपको इस सवाल में टाइम लग सकता है, क्योंकि ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना तो 7 से कटेगा। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, हमको प्रैक्टिस है, इसलिए हमें पता है कि किससे कटेगा। आप तो पढ़ा नहीं रहे हैं, आप पहले से शायद पढ़े भी नहीं है, इसलिए आपको समय लग सकता है। तो आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, चेक करते जाना है, पक्का आपको कहीं कहीं 50 तक जाते जाते आपको मिल जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप इसको काटते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 17 के पहाड़ा से कटेगा। कितने पहाड़ा से कटेगा, 17 के पहाड़ा से कटेगा। और 17 के पहाड़ा से कटेगा तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौको 68। तो ये 4 बार जाएगा, 17 चौको 68। अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर 6 और 2 62, फिर 17 तिया 51। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर आप ले जाते हैं तो 17 सत्ते ये जाएगा, ये 437 आपको यहाँ पर मिलेगा। फिर अगर आप 437 को देखेंगे, फिर चेक करते जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये 19 से कटेगा। और अगर आप 437 को अगर आप 19 से भाग देते हैं तो देखिएगा ये 23 बार जाएगा। और फिर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 23 आपका क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। फिर आपका ये 23 से पहाड़ा से कटेगा, 23 से कम 13, 23 से कम 23, सॉरी। तो इस तरीके से बच्चों 7429 का अगर अभाज्य गुणनखंड अगर आप देखोगे तो 17 गुणे 19 गुणे 23 आपका ये उत्तर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेशेंस रखना होता है, क्योंकि आप क्या करते हो, कुछ दूर तक चेक करते हो, फिर आप चेक नहीं करते हो, बोलते हो सर ये तो किसी से कट ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आपका ये कटेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर है। एचसीएफ गुणे एलसीएम मतलब यहाँ पर हमें ये जांच करना है कि लघुत्तम समापवर्तक में अगर हम लोग महत्तम समापवर्तक का गुणा करें तो क्या दोनों संख्याएं जो ये दी गई हैं इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या इसके बराबर आएगा, तो बिल्कुल आएगा। क्या, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब दोनों नंबर का गुणा करिए और एचसीएफ एलसीएम का गुणा करिए, दोनों आपस में बराबर आता ही है। तो ये चीज हमको यहाँ पर वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पर कुल 3 पार्ट है, इसमें से मैं 2 पार्ट करूंगा और 1 पार्ट मैं आपके लिए दूंगा, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करके बताओ कि क्या आप ये पार्ट कर पाए। अगर आप कर पाए तब भी आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप नहीं कर पाए तब भी आप बताइएगा, ताकि अलग से वीडियो बनाकर इसे मैं आपको समझा सकूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 26 का अगर हम लोग गुणनखंड निकालते हैं तो 26 का गुणनखंड कितना आएगा, देखिए 2 से अगर हम लोग काटें तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, अगर हम लोग इसको 13 से काटेंगे क्योंकि 13 भाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। तो अगर हम लोग यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 2 गुणे 13 है, जैसे हम लोग पहले सवाल में कर रहे थे सेम ऐसे करें। इसी तरीके से हम लोग 91 का भी निकालेंगे। तो अगर हम लोग 91 का निकालते हैं, 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे तो ये 7 के पहाड़ा से कटेगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21 और आपका ये 13 है। तो 13 के पहाड़ा से काटोगे तो 13 एकम क्या हो जाएगा, 13। अब अगर हम लोग 91 का अभाज्य गुणनखंड देखें तो क्या मिला, 7 और गुणे कितना मिला, 13 मिला। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसे में करना है। हम चाहें तो लघुत्तम महत्तम
भाग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है, इसलिए हम लोग इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर रहे हैं। अगले सवाल को हम लोग भागफल विधि से करेंगे और वो भी आपको मैं तरीका समझाऊंगा। तो ये भी आसान है, वो भी आसान है, दोनों तरीका इजी होता है। अब चलिए, अब हमको दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड पता चल गया। अब हमको एचसीएफ लिखना है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसे करने का तरीका क्या होता है बच्चों, ये जो गुणनखंड आपने किया है, जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होता है वही एचसीएफ होता है। देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है क्या, नहीं। 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, मतलब दोनों में 13 उभयनिष्ठ, मतलब 13 हो गया। 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर नहीं है, तो दोनों अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे तो सिर्फ 13 उभयनिष्ठ, इसलिए इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 13 हो गया। ऐसे अगर हमको एलसीएम अगर हमें लिखना है तो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे पहले दोनों में है, यानी जो एचसीएफ है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो नंबर बच गया सबको नोट कर लीजिए। यहाँ पर 2 बच गया, इंटू 2 कर दीजिए। यहाँ पर 7 बच गया, इंटू 7 कर लीजिए। और भी अगर कोई नंबर बचेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर लेना है। गुणा करने के बाद जो हमारा उत्तर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इन दोनों संख्या का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो आई थिंक ये 182 आएगा, 182 आएगा। कितना आएगा, 182 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके का एचसीएफ और एलसीएम आपका निकल गया। अब यहाँ पर क्या सवाल में बोल रहा था कि आप इसको वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो, कि आपको एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, यानी एचसीएफ का एलसीएम में गुणा करना है और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना। दोनों नंबर को अगर एक को मैं n1 लिख लूं और एक को n2 लिख लूं तो इसको n1 गुणे n2 लिख लेते हैं। एचसीएफ का मतलब देखिए बच्चों कितना आया, 13 आया, गुणे एलसीएम का मतलब कितना आया, 182 आया। और यहाँ पर n1 का मतलब कितना है, 26, और n2 का मतलब कितना है, 91। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों का अगर हम लोग गुणा करके देखेंगे तो कितना आता है, 182 में अगर हम लोग 13 का गुणा करते हैं तो आई थिंक ये 2366 आएगा। गुणा करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि गुणा करने तो आपको आता होगा। तो ये 2366 आएगा। मैं गुणा करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ। आप इन दोनों का गुणा करके भी देखना तो आ जाएगा 2666, ठीक है। तो जो 2666 यहाँ भी आएगा, 2666 यहाँ भी आएगा, और इस तरीके से इसका वेरिफिकेशन हो गया। अब चलिए हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट को भी सेम ऐसे ही करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले ये 2 के पहाड़ा से कटेगा, क्योंकि काय के पे आपको 0 दिख रहा है। तो 2 दूना 4, 1 1 11 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 5 10। और जैसे ही काय के 5 दिखे तो पक्का वो 5 के पहाड़ा से कटेगा। 5 5 25, 5 1 5। फिर अगर हम लोग देखें तो ये आई थिंक 3 से भी कट जाएगा, तो आप यहाँ 3 से भी काट सकते थे, तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम 3 से काट देते हैं। 3 1 3 आपका हो जाएगा, 5 में से 3 घटाओगे 2 और 3 7 21, और 17 तो अभाज्य संख्या 17 से ही कटेगा, 17 1 17। इसी तरीके से अगर हम लोग 92 का भी निकाल लें अभाज्य गुणनखंड, फिर दोनों को हम लोग अलग से लिख लेंगे। फिर 2 के पहाड़ा से काटिए, 2 चौको 8, 2 छक्का 12। फिर 2 के पहाड़ा से काटिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 23। फिर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अगर आपको याद रहेगा तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा 23 किससे कटेगा, क्योंकि 23 ही बच्चों कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या होता है। 23 1 23। अगर हम लोग 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणे, पहले मैं 3 लिख लेता हूँ, 3 फिर गुणे 5 गुणे 17। ऐसे ही अगर मैं 90 तो 92 का निकालना चाहूँ तो इसको अगर मैं लिखूं तो कितना लिख सकता हूँ, 2 गुणे 2 गुणे 23। इस तरीके से अब हमको अगर एचसीएफ लिखना है, यानी महत्तम समापवर्तक लिखना है, तो एचसीएफ कैसे लिखते हैं बेटा, जो दोनों में होता है। तो देखिए 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 2 दोनों में दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 2 को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 2 यहाँ तो दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है, 3 वहां दिख रहा है तो यहाँ नहीं दिख रहा है, 5 यहाँ नहीं दिख रहा है, 17 यहाँ नहीं दिख रहा है। यानी दोनों में सिर्फ उभयनिष्ठ का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा होगा, सिर्फ आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। कि और कुछ दिख रहा है, नहीं, सिर्फ 2 ही दिख रहा है। देखिए और कोई भी दोनों में उभयनिष्ठ नहीं, तो एचसीएफ आपका 2 हो गया। अगर आपको एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो जो सबसे पहले जो दोनों में वो नोट करना है। इसके बाद जितनी संख्याएं बच गई सबको नोट करना है। तो देखिए ये दोनों में था, हमने नोट कर लिया। यहाँ पे देखिए 2 बचा, यहाँ से आपका 3 बचा, ऊपर में फिर 5 बचा, फिर 17 बचा, फिर गुणे में नीचे लिख लेता हूँ 23 बचा।
यही संख्या है बची। अब इन सभी का आप आपस में गुणा कर लीजिए, देखते हैं सबका आपस में गुणा करने के बाद आंसर कितना आता है। तो यहां पर मैं गुणा करके देखा हूं सभी संख्याओं का, तो आपका उत्तर 23,460 आया है, तो ये मैं लिख दिया हूं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी हमको सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है कि अगर हम लोग HCF में LCM का गुणा करें और दोनों नंबर जो उनका गुणा करें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो HCF आपका बच्चों कितना आया था, 2 आया था, गुणे LCM कितना आया है, 23,460 यानी 23,460। N1 हमारे पास कितना था, 510 था, और N2 हमारे पास कितना है, 92 है। अब इन दोनों का गुणा अगर करें तो 2 का 0 में करेंगे 0, 2 छक्का 12, हासिल आया 1 का, ठीक है। इसके बाद 2 चौको 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4, 46,920 आएगा। इन दोनों का भी आप गुणा करके देख लीजिएगा, 46,920 ही आएगा, क्योंकि ये 100% फिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। इस तरीके से देखिए, HCF गुणे LCM बराबर क्या आ गया, N1 गुणे N2, यानी HCF LCM का गुणा करो, दोनों नंबर का आपस में गुणा करो, दोनों आंसर क्या आता है, सेम आता है। अब चलिए तीसरा पार्ट मैं आपको लिख करके दे देता हूं, और तीसरा पार्ट आपको खुद से करना है, और आप ट्राई करके हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि क्या मेरे पढ़ाने के बाद ये तीसरा पार्ट आपने खुद से किया। तीसरा पार्ट आपका दिया हुआ 336 और 54, इन दोनों को का भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर आपको सत्यापित करना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये पार्ट आपसे हो पाया कि नहीं हो पाया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब अगर हम लोग बात करें तीसरे सवाल के लिए, तो तीसरा सवाल बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको इन तीनों संख्याओं का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना और लघुत्तम और महत्तम निकालना, यानी HCF और LCM निकालना, जैसे कि आपको मैं बताया। अच्छा, इसके पिछले वाले सवाल में जो सवाल नंबर 2 था, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यहाँ पर HCF और LCM जो बेटा बोला था वो ये नहीं बोला था कि आपको कौन सा विधि यूज करना है। तो हम लोग HCF LCM निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करिए तो वो भी गलत नहीं है। अगर आप चाहो तो भाग विधि भी यूज कर सकते हो, प्रयोग में ला सकते हो। अगर आपको भाग विधि नहीं आता है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि आप भाग विधि से भी HCF और LCM को निकाल सको। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, अगर आपको भाग विधि नहीं आता तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप यहाँ पे कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, भाग विधि भी कर सकते हो और अभाज्य गुणनखंड विधि भी कर सकते हो। लेकिन सवाल नंबर 3 में हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, वो बोल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि यूज करना, तो आपको यही विधि यूज करना है जिस विधि को भी हम लोग करते जा रहे हैं। बस अंतर क्या है दोनों सवाल में, यहाँ पर आपको 2-2 नंबर दिया हुआ था और यहाँ पर 3 नंबर दिया हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना मिलता है, ये तो बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इस तरीके का अगर हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 12 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे ही बच्चों अगर हम लोग 15 का निकालें तो कितना आ जाएगा, 3 से काटिए, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला, 3 गुणे 5 मिला। ऐसे करके अगर हम लोग 21 का निकालें तो 21 का करेंगे तो देखिए 3 के पाड़ा से कटेगा 3 सत्ते 21, और ये 7 के पाड़ा से कटेगा 7 एकम 7। इस तरीके से अगर 21 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखें तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 7 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या बताना है, इसमें HCF और LCM बताना है। तो HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक अभी मैं आपको बताया कैसे निकालते हैं। जो संख्या तीनों में होगी अभाज्य गुणनखंड में, उसी को नोट करना है। 2 यहाँ है और इन दोनों में नहीं दिख रहा है, ये 2 और कहीं नहीं दिख रहा है। 3 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। 3 तीनों में उभयनिष्ठ है, 3 को लिख लीजिए। और अगर आप चेक करेंगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो तीनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 3 हो गया। अगर अब आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, LCM, जिसको हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो संख्या सब में पहले उसको नोट कर लेना है, यानी HCF को नोट कर लेना। अब जो बच्चों बचा है उसको सबको नोट करना है। देखिए 2 बार 2 बचा है तो 2 बार आपको 2 नोट कर लेना है। फिर 5 बचा है और 7 बचा है तो गुणे 5 और गुणे 7 कर लेंगे। अब अगर हम लोग सभी संख्याओं को गुणा करें तो 3 दूना 6 दूना 12 25 60 और 6 सत्ते 42, यानी ये 420 आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 420 हो गया। तो आपका पहला पार्ट इस तरीके से कंप्लीट हो गया। सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग ये देखिए सेकंड पार्ट करना हो तो 17 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 17 तो अभाज्य संख्या खुद ही है, 23 खुद ही अभाज्य संख्या है, 19 खुद ही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 17 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते भी हो तो क्या लिख सकते हो, 17 गुणे 1 लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ लिख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। ऐसे करके अगर आपका 23 है तो 23 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो आप इसको 23 गुणे 1 लिख सकते हो। 29 खुद भी अभाज्य संख्या है, तो इसे आप 29 गुणे 1 लिख सकते हो। अब अगर हम लोग एचसीएफ बोले कि सब में क्या है एचसीएफ, तो सब में क्या कॉमन हो सकता है? अगर ये मैं 1 1 ना भी लिखूं, गुणा नहीं भी करूं, तो 1 तो सब का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो इसका मतलब जो सब में कॉमन कुछ भी अगर आपको नहीं मिलेगा, अगर 3 संख्या है या 4 संख्या है, गुणनखंड करने के बाद अगर आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि 1 तो सबका अभाज्य गुणनखंड होता है। अगर हम लोग अब एलसीएम का बात करें तो एलसीएम के लिए आपको सबको लोड कर लेना है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में तो आपको 17 मिला, गुणे 23 मिला और गुणे 29 मिला। अब अगर इन तीनों संख्याओं का अगर हम लोग गुणा करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अभी हम लोग इसके पहले भी देखिए गुणा किए थे कि नहीं किए थे सॉरी। 17 गुणे 23 गुणे 29 अगर आप करते हो तो 11,339 आएगा, 11,339 यानी 11,339 आएगा। इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हो। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि, मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि भाग विधि से भी इसको निकाला जा सकता है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। और ये देखिए तीसरा वाला पार्ट 8 का 9 का 25 का, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आप अपने से कर लिए और आसानी से कर लिए, और मेरे समझाने के बाद क्या आपको अच्छे से समझ में आया, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।